नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जिसका कि कल पेपर है आपका असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का। दोस्तों आज का आपका पेपर कैसा रहा, यानी कि आज आपने सेकंड पेपर दिया और आपका सेकंड पेपर कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये जो आपका पेपर है, पेपर थर्ड, यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि नाम में ही लिखा है आपका असेसमेंट, यानी कि आकलन क्या होता है। आकलन अगर आपसे पूछ लेगा कि आकलन क्या होता है, तो बच्चों को किन किन टूल्स के माध्यम से हम आकलन करते हैं, यानी कि असेसमेंट टूल्स कौन कौन से हैं, चाहे वो ऑटिज्म बच्चे का हो, चाहे वो बौद्धिक अक्षम बच्चे का हो। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ आपका मूल्यांकन, जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, ये सभी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मॉडल पेपर आपको अपलोड कर दिया गया था आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आपने क्वेश्चनों को तैयार किया होगा। यहाँ पर आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक, मुझे पता है कि अभी तक बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कॉपी नहीं खोली है। अब भैया आखिरी दिन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार अपने वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर भैया मेहनत आपके लिए हो रही है, समय निकाल करके आपके लिए पूरा 1 से 1.5 घंटे बोला जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों तक। बस जोड़ लीजिए उनको, यही आशा है आप लोगों से। हम बात करते हैं असेसमेंट की, यानी कि आकलन क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट यानी कि आकलन। देखिए बहुत ही अच्छे शब्दों में बस आपको सुनना है, क्या बोला जा रहा है इस पर ध्यान देना है। आकलन क्या होता है, जब भी आकलन की बात आएगी तो आप कहोगे सर सूचनाओं को एकत्रित करना। क्या? सूचनाओं को एकत्रित करना, सूचनाओं को एकत्र करना। ठीक है, सूचनाओं को एकत्रित करना और उन सूचनाओं का विश्लेषण करना, और फिर व्यक्ति को निर्देशन देना, यानी कि व्यक्ति को निर्देश देना, और उसके बाद में बच्चे को परामर्श देना, यानी कि जो भी दिक्कत है उसमें बच्चे को परामर्श देना। आकलन से तात्पर्य होता है सूचनाओं को एकत्रित करना। सूचनाओं को एकत्रित करने का मतलब यह है कि बच्चे की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो माता पिता से संबंधित हो, क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को, उसका विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद में उसको निर्देश दिए जाएंगे और बच्चे का परामर्श किया जाएगा। परामर्स करने के बाद में, परामर्श जब दे देंगे हम बच्चे को, मान लीजिए बच्चे को कुछ भी सिखाना है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मान लीजिए हम बच्चे को लिखना सिखाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बच्चा हाथ में चीज़ों को पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने सूक्ष्म गामक कौशलों से हाथ में पेंसिल या पेन को या किसी भी वस्तु को पकड़ सके, जिससे वो लिख सके। तो हमने उसकी सूचनाओं को एकत्रित किया कि भैया क्या वो लिख लेता है, तो कहोगे सर हाँ, अगर लिख लेता है तो हाँ लिख लेता है। अच्छा, लिख लेता है तो क्या उसको शब्दों का ज्ञान है, इसका विश्लेषण हमने किया। उसके बाद में हमने बच्चे को निर्देश दिए, और अगर बच्चा नहीं लिख पाता है या लिखना सिखाना है उसको, तो फिर परामर्श उसको देंगे, जिससे वो क्या होगा, बच्चा लिखना सीख जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आकलन का मतलब ये होता है कि जो भी सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, निर्देशन और उसके बाद में परामर्श देना। ठीक है,
आकलन की ये परिभाषा होती है, आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आकलन से तात्पर्य सूचनाओं को एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना और फिर व्यक्ति को निर्देशन व परामर्श देना। ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहें कि भैया आखिरकार शैक्षिक आकलन क्या होता है, तो कक्षा में प्रशिक्षण की बात आ जाएगी, शिक्षा की बात आ जाएगी। तो कक्षा में प्रशिक्षण, पूछताछ के माध्यम से बच्चे की क्या जानकारी को एकत्रित करना और उसके बाद में उसका समस्या का समाधान करना। और जब बच्चे की समस्या का समाधान हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन से हम ये पता लगाएंगे कि बच्चे ने जो भी क्रिया कौशल बच्चे को सिखाया जा रहा है उसने किस हद तक सीखा। उसमें भी हम एक आपका योगात्मक मूल्यांकन करते हैं, एक आपका रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, यानी कि एक आपका फॉर्मेटिव एवल्यूएशन होता है, एक आपका समेटिव एवल्यूएशन होता है। तो ये दोनों मूल्यांकन हम करते हैं। समेटिव एवल्यूएशन आपको पता है कि वर्ष के अंत में, और आपका फॉर्मेटिव एवल्यूएशन क्या होता है? उसको हम बीच बीच में, यानी कि एक पाठ की समाप्ति के बाद भी कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इतना भैया आप सभी को आशा है समझ में आ गया होगा। अब इसमें आकलन के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हो तो बताइए, हमारे हिसाब से तो नहीं होगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन की, कि आखिरकार मूल्यांकन क्या होता है। आकलन पे बात हो गई। आकलन यानी कि असेसमेंट। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे 2 नंबर में या 5 नंबर में, आशा है कि 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको असेसमेंट लिख करके दे रहा है, अगर आपको असेसमेंट इंग्लिश में लिख करके दे रहा है, ठीक है, और हिंदी में वहां पर अगर मूल्यांकन लिखा हो, ठीक है, तो आप इंग्लिश वाले शब्द को देखिएगा, आकलन की परिभाषा आपको यहां पर लिखनी होगी। हिंदी वाले शब्द को यहां पर नहीं माना जाएगा। एक बार पेपर में ऐसा हुआ था, तो थोड़ा देख लीजिएगा। अगर आकलन के बारे में आए कि आकलन को परिभाषित कीजिए, तो वहां पर अगर इवेल्युएशन लिखा हो तो आप मूल्यांकन को लिखेंगे, और अगर असेसमेंट लिखा हो तो आप आकलन को लिखेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन यानी कि जो भी क्रिया वस्तु या जो भी क्रियाएं या जो भी चीज हम बच्चे को सिखा रहे थे, जिस उद्देश्य तक हम बच्चे को पहुंचा रहे थे, उस उद्देश्य तक कितने हद तक बच्चा पहुंचा, यानी कि किस सीमा तक बच्चा पहुंचा, यह होता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन की परिभाषा अगर हम बात कर लें, NCERT सबसे बढ़िया परिभाषा इसी की है, NCERT की। और एक बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। इस बुक में मूल्यांकन के बारे में क्या लिखा है? पहली बात लिखी है मूल्यांकन की परिभाषा के बारे में, इसमें 3 बातें दी गई हैं, ठीक है। पहली बात क्या लिखी है कि बच्चे ने अपने उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया, पहली बात। दूसरी बात लिखी कक्षा में दिए गए शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं। आखिरकार बच्चे ने प्राप्त तो किया, लेकिन इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस प्रकार से एक शिक्षक ने बच्चे को जो निर्देश दिए हैं वो कितने प्रभावकारी दिए हैं। तीसरी चीज यह है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है, जो शिक्षा के उद्देश्य थे उसकी जो पूर्ति है वो कितने अच्छे ढंग से हुई है। ये NCERT की बुक में आपको परिभाषा मिल जाएगी। ये अगर परिभाषा आती है मूल्यांकन की या मूल्यांकन के बारे में पूछता है तो आप यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। इसके बाद में अगर हम बात कर लें कि एक और परिभाषा वॉन्ट के अनुसार क्या परिभाषा दी गई। वॉन्ट ने मूल्यांकन के बारे में कहा, मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर है, मूल्यांकन मापन पर निर्भर है, लेकिन मापन का समानार्थी नहीं है, लेकिन मापन का समानार्थी नहीं है। अभी मैं आपको मापन के बारे में बताऊंगा। मूल्यांकन मापन पर निर्भर तो है, लेकिन
मापन का जो है समानार्थी नहीं है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और कहा गया मूल्यांकन इस प्रश्न के उत्तर में मापन से आगे जाता है और जो इसका मात्रा है वो वांछनीय होती है। सबसे अच्छी परिभाषा अगर आपको याद करनी है तो एनसीईआरटी वाली याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते होंगे मूल्यांकन तो कहोगे सर मूल्यांकन जो है वो आपको दो प्रकार का देखने को मिलता है, खास करके जो आप लोग पढ़ते हैं मूल्यांकन। वैसे तो हम लोग तीन प्रकार का पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दो प्रकार का पढ़ना है। ठीक है, मैं तीनों प्रकार आपको बता दूंगा, जो भी जैसा हो आप देख लीजिए अपना। ठीक है। अच्छा, मूल्यांकन में हम लोग करते क्या हैं? मूल्यांकन में हमें आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, परिणाम जो हमको मिलता है उसका विवरण रखना होता है और उसके हिसाब से ही हम जो भी मापदंड है उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पहला मूल्यांकन आपको बताया था मैंने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और दूसरा आपको बताया था समेटिव इवैल्यूएशन, और तीसरा आपको बताया था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पहला निर्णयात्मक मूल्यांकन, संक्रियात्मक मूल्यांकन जिसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, और निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है यानी कि निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें बीच बीच में एक लघु परीक्षा कराई जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक साल में 10 लेसन्स पढ़ने हैं, 10 में से एक लेसन आपको पढ़ा दिया गया और आपका इवैल्यूएशन कर लिया गया, फिर दूसरा पढ़ाया गया, फिर आपका इवैल्यूएशन कर लिया गया, फिर तीसरा पढ़ाया गया, फिर आपका मूल्यांकन किया गया, चौथा पढ़ाया गया, फिर आपका मूल्यांकन किया गया। ये मूल्यांकन जो होता है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहला लेसन बच्चे को पढ़ाया और बच्चे के 10 में से 2 अंक आए, तो हमने देखा कि भैया बच्चा कैसे नहीं सीख रहा है, हमने फिर से उस पाठ को पढ़ाया और उसको सुधार कराया। तो जो आपका निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है उसमें हम चीज़ों को सुधार करवा सकते हैं, लेकिन जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है जिसको हम बोलते हैं संक्रियात्मक मूल्यांकन, ये कब होता है? ये होता है पूरे वर्ष की समाप्ति के बाद में, जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जो अंततः परीक्षा होती, लास्ट में बिल्कुल जो परीक्षा कराई जाती है वो आपकी कहलाती है समेटिव इवैल्यूएशन, पाठ के समाप्त होने के उपरांत बाद में। और डायग्नोस्टिक यानी कि आपका निदानात्मक मूल्यांकन, जो भी चीज़ें बच्चा नहीं सीख रहा है उसको हम कैसे सिखाएंगे, ये आपका निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जाता है। मोस्टली आपसे 2 मूल्यांकन, एक आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा आपका समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि संक्रियात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, ये आपसे पूछता है और आपको ये याद भी होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी के। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं मापन की, मेजरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। अच्छा, हम लोग आम भाषा में कहते हैं किसी को जब जाते हैं या अपना कोई कपड़ा बनवाने जाते हैं तो कहते हैं भैया इसका मेजरमेंट ले लीजिए, इसको माप लीजिए, कहते हैं ना। या घर जब बनता है तो कहते हैं इसका मेजरमेंट ले लीजिए, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है, यही तो कहते हैं ना। तो मापन क्या है? मापन सीधे हम यहां पर आपकी परिभाषा लिखते हैं एस स्टीवेंस के अनुसार। एस स्टीवेंस के अनुसार मापन की परिभाषा, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जब हम मापते हैं तो कहते हैं भैया हम 155 सेंटीमीटर के हैं, क्या हुआ, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है जिसको क्या अंक प्रदान हो गया कि कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, जो भी स्वीकृत नियम हैं, सेंटीमीटर में हम लोग मापते हैं, हम लोग मिलीमीटर में मापते हैं, हम लोग फीट में भी मापते हैं, गज में भी मापते हैं, स्क्वायर फीट में भी मापते हैं। तो ये क्या है, ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, संख्याओं से निरूपित करना। मापन में विभिन्न पक्षों के संदर्भ में
साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। मापन प्रक्रिया में उपलब्धि को संख्यात्मक रूप से निरूपित किया जाता है। ये आपका क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम आईक्यू की भी बात करें, बुद्धिलब्धि की भी बात करें, तो आप कहोगे भैया जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 90 से 110 होती है, आईक्यू 110 होता है। तो इसके बीच में अगर हम किसी बच्चे को माप रहे हैं तो क्या हमने संख्याओं को देखा, संख्याओं को दे दिया, मेजरमेंट किया, मापन किया। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार स्क्रीनिंग क्या होती है। स्क्रीनिंग के बारे में मैंने आपको फर्स्ट पेपर में भी बताया था, स्क्रीनिंग क्या होती है। ठीक है, स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग क्या है? तो स्क्रीनिंग भैया क्या होती है, वहां पर भी मैंने परिभाषा बताई थी स्क्रीनिंग की, विलियम पी के अनुसार। ठीक है, 1991 की परिभाषा है। इन्होंने कहा था स्क्रीनिंग एक समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना है, एक समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना है जिसको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि कोई भी अगर हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं व्यक्तियों में, तो ऐसे व्यक्ति की पहचान करना है जिससे हम कोई भी उसको कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करें, उससे किसी ना किसी प्रकार को उसको लाभ मिल सके। तो ये आपका कहलाता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति विकलांग है या दिव्यांग है, परंतु आकलन में यह बिल्कुल निर्भर हो जाता है कि व्यक्ति दिव्यांग है या दिव्यांग नहीं भी है। ठीक है, आपको पता भी है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, शीघ्र पहचान का चरण। शीघ्र पहचान का चरण जो है, आपको पता है कि शीघ्र पहचानते हैं हम बच्चे को और शीघ्र हस्तक्षेप करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। स्क्रीनिंग, मापन, मूल्यांकन और आपका आकलन, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे हम बौद्धिक अक्षम बच्चों का मापन करते हैं? तो कहोगे सर बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए हम उनकी आईक्यू को मापते हैं, यानी कि बुद्धिलब्धि को मापते हैं। उसके आधार पर हम डाटा एकत्रित करते हैं, बुद्धि परीक्षण करते हैं। मनोवैज्ञानिक जो हैं बुद्धिलब्धि को मापने के लिए, यानी कि बौद्धिक मूल्यांकन करने के लिए, उसकी उपलब्धि, उसकी योग्यताओं को जांचने के लिए क्या करेंगे? कहेंगे भैया बुद्धि परीक्षण कीजिए, यानी कि बच्चे के आईक्यू को मापिए, बच्चे का बुद्धिलब्धि मापिए। और बुद्धिलब्धि मापने के बाद में क्या होगा कि बच्चे की जो योग्यता है, बच्चे का जो व्यक्तित्व है, बच्चे की जो रुचियां हैं, इसकी सबकी सूची बनाई जाती है और उसके बाद में बच्चे को क्या, निदान की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको पता है कि काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। जैसे आपका जो बड़े बच्चे होते हैं उनका होता है, मैं आपको यहाँ पर फुल फॉर्म ही बता दूंगा, एक WISC और WASC, ये फुल फॉर्म आप लोग तैयार करिए, WISC और WASC। WASC क्या होता है? WISC तो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, और अभी इस वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि WISC क्या होती है फुल फॉर्म, लेकिन WASC क्या होती है, इंपॉर्टेंट है दोनों। WASC आपको इसको याद दिलाने के लिए बताता हूं, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। कभी कभी BIS या ये भी पूछ सकता है SBIS। तो स्टैनफोर्ड एंड बिने इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, ये आप लोग दो, जो WISC और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानिएगा, और WASC, अभी तक आप ये दो फुल फॉर्म तैयार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मान लीजिए अपने लिए। ठीक है, NCERT की फुल फॉर्म भी मैंने आपको पढ़ाई है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, NCERT। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद में हम सीधे आपसे बात करते हैं किस प्रकार से बच्चे का शैक्षिक मूल्यांकन प्रवेश स्तर के दौरान, प्रारंभिक स्तर के दौरान, और इसमें मैंने आपके लिए रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन जो थे मैंने आपको बता करके रखे हैं। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सीखने के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करता है। रचनात्मक मूल्यांकन छात्र की प्रगति को मापता है, लेकिन यह एक प्रशिक्षक रूप से उसकी प्रगति का आकलन भी कर सकता है। ठीक है। प्रकार क्या क्या होते हैं? बच्चों की गतिविधियों का अवलोकन करना, बच्चा मौखिक रूप से या गैर मौखिक रूप से क्या क्या प्रतिक्रियाएं कर रहा है उसके बारे में जानना, बच्चा किस प्रकार से किस समय कौन सी चीजें कर रहा है तो उसकी समीक्षा करना, या होमवर्क या अभ्यास देना घर के लिए, जिससे कि बच्चा चीजों को अच्छे से सीख सके। ठीक है। इसके बाद में आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। योगात्मक मूल्यांकन में मुख्य परीक्षा जो होती है वो कराई जाती है, जो आपका सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं वो कराई जाती हैं, अंतिम परीक्षा जो होती है वो होती है। पोर्टफोलियो, बच्चे का पोर्टफोलियो किया जाता है, ये भी आपका होता है। इंपॉर्टेंट आपका जो था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपके दो परीक्षण एक आप लोग पढ़ते होंगे भैया, एक आप लोग पढ़ते होंगे NRT, एक आप पढ़ते होंगे CRT। इन दोनों की फुल फॉर्म लिख लीजिए, याद ना हो याद कर लीजिए, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है। एक आपका NRT, एक आपका CRT। तो जब भी कभी NRT की बात आए तो आप कहोगे नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, या टेस्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपसे CR की पूछ देगा तो क्राइटेरियन, इसके बाद में रेफरेंस टेस्ट या टेस्टिंग भी लिखा होता है। आप दोनों लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, दो में से आप कोई भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप कह सकते हैं कि टेस्ट लिखो या टेस्टिंग लिखो, वैसे टेस्ट लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। मालित परीक्षण और गैर मालित परीक्षण, ये शैक्षिक रूप से जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके दो प्रकार होते हैं। एक आपका मालित परीक्षण, एक आपका गैर मालित परीक्षण। एक जो गैर मालित परीक्षण होता है जिसको हम लोग CRT बोलते हैं, ये आप एक नाम सुनोगे MDPS, यानी कि मद्रास डेवलपमेंटिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का गैर मालित परीक्षण होता है, क्योंकि इससे भी हम बच्चे का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। क्या करते हैं? इससे भी हम बच्चे का आकलन करते हैं। क्यों आकलन करते हैं? कि ये भी एक असेसमेंट टूल है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। MDPS हुआ, बेसिक MR हुआ, और आपका जितने भी असेसमेंट टूल्स हैं आपके, हम यहाँ पर जानेंगे। चाहे वो आपका उपनयन हुआ, चाहे वो आपका आरंभ हुआ, ये सभी असेसमेंट टूल्स हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार भैया NRT क्या है, यानी कि मालित परीक्षण क्या है। ठीक है, कि मालित परीक्षण क्या है, इस पर हम बात करते हैं NRT पर। तो मालित परीक्षण एक परंपरागत विधि है जिसमें जांच तथा मापन विधियां व मापन विधियों की सामग्री सम्मिलित होती है। जांच, मापन विधियां और मापन विधियों की क्या सामग्री सम्मिलित होती है, जिसे एक नमूने या दूसरे नमूने वाली जनसंख्या के तुलनात्मक योग्यता का परीक्षण करते हैं। इसे ही हम औपचारिक परीक्षण भी कहते हैं। मालित परीक्षण को क्या हम औपचारिक परीक्षण भी कहते हैं। और गैर मालित परीक्षण, इसमें एक कौशल निष्पादन होता है जो निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य करता है। और मालित परीक्षण में एक व्यक्ति के निष्पादन की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है, यानी कि एक व्यक्ति के जो भी कार्य कौशल हैं, निष्पादन हैं, उनकी किससे दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है। जबकि गैर मालित परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन की तुलना पूर्व निर्धारित मानक से की जाती है, यानी कि जो व्यक्ति सीख रहा था उसके हम पूर्व निर्धारित मानक से, जो व्यक्ति सीख चुका है उससे करेंगे कि उसने अब कितने स्तर तक और ज़्यादा उसने सीख लिया है।
तो ये हम लोग करते हैं अपने गैर मारित और मारित परीक्षण में। तैयार कर लीजिएगा स्तर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उपयोगी होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं CBA, यानी कि आपका अगर हिंदी में बात कर लें तो आप कहोगे पाठचर्या आधारित मूल्यांकन। ठीक है, पाठचर्या आधारित मूल्यांकन, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, या पाठचर्या आधारित आकलन भी कह सकते हो, या ऐसे करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। नाम से ही स्पष्ट है, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, यानी कि पाठचर्या आधारित मूल्यांकन। ठीक है, इसमें जो स्कूल हैं उन स्कूलों में अगर विशेष बच्चे, तो उनके लिए विशेष प्रकार का ऐसा करिकुलम तैयार किया जाएगा, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, ऐसी पाठचर्या तैयार की जाएगी जिससे बच्चे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पहचाना जाएगा और उनके लिए निदान किया जाएगा। CBA की अगर परिभाषा की बात कर लें तो CBA की परिभाषा जो दी गई है उसमें क्या कहा गया है, पाठ्यक्रम से प्राप्त क्रमिक रूप से व्यवस्थित उद्देश्यों की एक श्रृंखला पर एक छात्र के प्रदर्शन के प्रत्यक्ष और लगातार माप प्राप्त करने के अभ्यास के रूप में कक्षा में उपयोगी किया जाता है ये। और इसमें छात्र के लिए वर्तमान स्तर का पता लगाना, उसकी मदद करना। अगर हम दूसरे शब्दों में बात कर लें, दूसरे शब्दों में मूल्यांकन उपकरण छात्र पाठ्यक्रम की सामग्री पर आधारित होता है। कुछ प्रकार के CBA यानी कि आपका पाठचर्या आधारित आकलन औपचारिक होते हैं, तो कुछ प्रकार के जो होते हैं अनौपचारिक होते हैं। अगर हम बात कर लें TMT की, एक फुल फॉर्म है TMT, भैया बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, टीचर मेड टेस्ट, यानी कि शिक्षक निर्मित परीक्षण। ठीक है, हो सकता है आ जाए, मुझे नहीं लगता है कि ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी। WISC और CBA ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा। बेसिक MR MDPS ये तो फुल फॉर्म आपको बिल्कुल तैयार होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अभी बात करेंगे हम लोग आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें जो भी विकासात्मक बच्चे थे, या हम कह सकते हैं कि जो भी आपके विशेष शिक्षक हैं, कह सकते हैं कि जो भी आपके विशेष शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक कौन कौन से स्क्रीनिंग टूल लगाएंगे बच्चों पर, उनका जो बच्चे हैं उनकी पहचान करने के लिए, यानी कि उनकी सामाजिक, उनकी भावनात्मक, उनके विकास किस प्रकार से हो रहा है, कैसा हो रहा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इन सभी का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। बच्चा कोई भी हो, अगर हमको उसमें किसी प्रकार की कोई कमी लग रही है तो माता पिता अगर इस चीज़ को कह रहे हैं, या आपके पास माता पिता लेकर के बच्चे को आए हैं, तो हमको ये सभी चीज़ें जानने की आवश्यकताएं होती हैं। चाहे बच्चे का सामाजिक विकास हो, चाहे बच्चे का भावनात्मक विकास हो, ये सभी चीज़ें जानने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोग टूल्स लगाते हैं, और टूल्स लगाने के लिए चाहे बच्चे का वाणी विकास हो, चाहे बच्चे का कह सकते हैं कि सूक्ष्मगामक कौशल हो और स्थूलगामक कौशल हो, चाहे बच्चे की ADL एक्टिविटी हो, चाहे बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास हो, तो इन सभी चीज़ों का विकास बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि भैया अगर मानसिक चीज़ें हमको देखनी है तो बच्चे का IQ टेस्ट करेंगे। कैसे हम उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं ये हम देखेंगे। अगर बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक चीज़ों को देखना है तो हम उससे अच्छे संबंध बनाकर देखेंगे। अच्छे संबंध का मतलब है कि उससे घनिष्ठ मित्रता बनाएंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, वो क्या चाहता है, किस पर्यावरण में वो कैसी बिहेवियर उसका आ रहा है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है,
पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन इंपॉर्टेंट था, पढ़ लीजिएगा। एक परिभाषा आती है आपकी ID, क्या होगा ID, सॉरी फुल फॉर्म होगा IDEA। तो आप लोग बताओगे इंडिविजुअल्स, मैं लिखे दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, INDIVIDUALS, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है IDEA की, पहले भी आपको शायद बताई होगी, और जब आपका फुल फॉर्म की वीडियो अपलोड की गई थी वहां पर भी आपको बताया गया होगा कि IDEA क्या होता है। एक आपका IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, IEPS अगर लिख करके दे रहा है तो तब भी आप इतना ही लिखोगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो बच्चे की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजनाएं कैसे बनाई जाएंगी जिससे कि बच्चा मुख्य धारा से जुड़ सके। तो जब भी भैया आप लोग IEP बनाते हो, IEP, तब आप लोग क्या कहते थे, सर हम बच्चे की सारी जानकारी, चाहे बच्चे का नाम हो, बच्चे का उम्र हो, बच्चे की शिक्षा हो, व्यवसाय हो, इसके बारे में जानते हैं। दूसरे में हम क्या जानते हैं कि आखिरकार किस कारण से, यानी कि उसके परिवार की पृष्ठभूमि क्या रही है, उसके परिवार का इतिहास क्या रहा है, जन्म के समय, जन्म के बाद, ये सभी कारण क्या रहे हैं। उसके बाद में बच्चा किन विधियों को कर लेता है, कौन कौन से कौशलों को कर लेता है, कितने कौशलों को नहीं कर पाता है, कितने कौशलों को हम फिजिकल प्रॉम्प्ट देके यानी कि शारीरिक सहायता से सिखा रहे हैं, कितने कौशलों को हम सांकेतिक सहायता से बच्चे को देखकर बता पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखते थे। उसके बाद में हम क्या करते थे, जिस टूल से हम लोग बच्चे का आकलन कर रहे हैं उसमें हम क्या करते थे, कुछ ऐसे गोल को लेते थे जो लॉन्ग टर्म गोल होते थे, और उनमें से कुछ ऐसे गोल्स को छांटते थे, ऐसे लक्ष्यों को छांटते थे जिनको हम सिखा सकते थे बहुत ही जल्दी। बहुत जल्दी का मतलब है कुछ छोटे गोल्स को छांटते थे, और फिर हम क्या करते थे कि उन गोल्स को सिखाना शुरू करते थे। बच्चा सीखता है और अच्छा सीखता था। तो ये चीज़ें हमको IEP के अंतर्गत करनी होती थी। बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, अगर हम सरल चीज़ों को बच्चे को सिखा रहे हैं और बच्चा सीख रहा है तो वो आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेगा। आत्मनिर्भर होने की कोशिश मतलब कि बच्चा प्रगति जल्दी करेगा। भाई चीज़ों को सीख रहा है ना, बच्चा कहेगा चलिए मैं एक चीज़ सीख चुका हूँ, मैं दूसरी चीज़ में मैं सीखूंगा। इसीलिए हम लोग ऐसे गोल्स को लेते थे कि जिससे कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके, उसको हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। ऐसे कौशल को हम लोग सिखाते थे बच्चे को। और विशेष शिक्षक इसमें बहुत भूमिका निभाता है। क्या, जो भी बच्चे को सहायता होगी वो दिखाएगा, बच्चे के लिए पाठ्य सामग्री बनाएगा, बच्चे को एक नए मार्गदर्शन की ओर, जो भी अध्ययन कार्य कराएगा उसके लिए नए मार्गदर्शन की ओर उसको बढ़ाएगा, उसको अनुकूलित करके सिखाएगा। जो भी परीक्षण करने हैं वो करेगा। बच्चा कितना सफल हो चुका है या कितना सफल होने वाला है या कितनी उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता कितनी है, किस एज का है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सिखाएगा और उसको आगे बढ़ाएगा। तो ये आपको IEP में देखने को मिलता था, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम में। इंपॉर्टेंट था, अच्छा टॉपिक था, आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक शिक्षक बच्चों की पाठ्यचर्या का कह सकते हैं अनुकूलन करेगा या करिकुलम को डिज़ाइन करेगा। पाठ्यचर्या को डिज़ाइन किस प्रकार से करेगा। अगर हम पाठ्यचर्या की बात कर लें, डिज़ाइन करने की बात कर लें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छात्रों की ज़रूरत क्या है। छात्रों की ज़रूरत क्या है और छात्रों की ज़रूरत क्या है, उनका स्तर क्या है।
भाई ज़रूरत भी देखेंगे, छात्रों की स्तर भी देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या हम जो कौशल बच्चे को सिखाने जा रहे हैं उससे वो आगे चीज़ों को सीखेगा, यानी कि सुलभ चीज़ों को आगे और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो रुचियां हैं, इनका हम पता लगाएंगे। और ये सभी चीज़ों का जब हम पता लगा लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि बच्चे की जो भी चीज़ हम कौशल बच्चे को सिखाने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें हम अनुकूलन करेंगे, एडेप्टेशन करेंगे, उसके लिए संसाधन का प्रयोग करेंगे, चाहे वो आईसीटी हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और चाहे उससे संबंधित कोई भी चीज़ें हों। आप लोग लेसन प्लान कराते होंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें बताई गई होंगी, कौन कौन सी चीज़ें हम बच्चे को दिखा करके, बच्चे को सुना करके चीज़ों को करा सकते हैं। इसके बाद में बच्चे का कक्षा का निर्देशन कैसा रहेगा, यानी कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहेंगे। अब बच्चा कक्षा में कैसे बैठेगा या कैसे चीज़ों को करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भाई हमने बच्चे को मॉडल तो बना दिया, बच्चे को हमको बैठालना है कक्षा में, अब हम कैसे उसको इंस्ट्रक्शन देंगे जिससे कि बैठे वो। भैया उसकी रुचि के अनुसार हम कार्य कराएंगे, चीज़ें वही हैं। जो भी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं जो बच्चा नहीं कर पाता है और जिस क्रिया में बच्चे की रुचि है उस कार्य को हम बच्चे को कराएंगे, और ऐसी चीज़ों को कराएंगे जिससे कि बच्चा बोरियत ना महसूस करे, यानी कि ऐसी चीज़ों को कराएंगे जिसमें बच्चा अच्छे से खुशी खुशी उन चीज़ों को करे, और हम क्या करेंगे, चीज़ों को परिवर्तित भी करते रहेंगे। एक चीज़ बार बार बच्चे से नहीं करवाएंगे, हम काफ़ी कार्य कौशलों को करवाएंगे और बच्चे को बिल्कुल खेल खेल में बच्चे को हमको सिखाना है। क्योंकि बच्चा, आप सभी को पता है कि हम लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं। आप कहोगे सर बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए, ऑटिज्म बच्चों के लिए, प्रमस्तिष्की पक्षाघात के बच्चों के लिए, बहुविकलांग बहुदिव्यांग बच्चों के लिए। तो ऐसे बच्चों को कैसे सिखाना है, खेल खेल में, सरलता से, सुगमता से। आप लोगों ने लेसन प्लान्स किए होंगे और आपको पता भी होगा कि कैसे हमने बच्चे को कार्य किया और कैसे बच्चा सीखा। ठीक है, एक फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, DSM, DSM, ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। DSM की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2013 में साइट्रिक एसोसिएशन ने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 यानी कि 5वां संस्करण 2013 में इसका आया, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं और जो बच्चे ऑटिज्म यानी कि आत्म केंद्रित बच्चे हैं उनके मानसिक और व्यवहारिक स्थितियों के निदान के लिए करते हैं। यानी कि ऑटिज्म बच्चों के लिए जो है हम इस मैनुअल का प्रयोग करते हैं, DSM का। इसमें क्या, बच्चे के संचार कौशल, बच्चे का संपर्क जिसमें लगातार कमी आ रही है, उसके हम वर्तमान स्तर को जानते हैं और इतिहास जो होता है उसको देखते हैं और नोट डाउन करते हैं। बच्चे से बातचीत करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा शब्द, रुचि। हम बच्चे की रुचियों को देखेंगे। सामाजिक पूर्वक उससे बात करेंगे जिससे कि वो जो भी क्रियाएं हैं वो सही ढंग से करे। बच्चे के लिए हम संपर्क कौशल का विकास करेंगे,
शाब्दिक सहायता और हम बच्चे को शारीरिक सहायता भी देंगे। जो भी बच्चा कठिनाइयाँ जहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि जो भी कौशल करने में बच्चा कठिनाइयाँ दिखा रहा है उसका हम पता लगाएंगे, और जो भी कौशल हम बच्चे को सिखाएंगे उसमें हम बच्चे को दोहराव भी कराएंगे, उसको हम बार बार रिपीट भी कराएंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बच्चे की दिनचर्या से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए, बच्चे के जो भी व्यवहार हैं जिसका हमने आकलन किया है, जिसमें कमी है उनको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस पर हमको ध्यान देना होगा। और बच्चे का निदान कैसे करना है भाई, जो भी बच्चे के अंदर कमियां हैं उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर हमको ध्यान देना होगा। ठीक है। इसके बाद में एक आपकी फुल फॉर्म आती है ICD। क्या आती है? ICD। ICD की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने आपको पढ़ाई भी है भैया, फुल फॉर्म की आप लोगों ने वीडियो देखी है ना। ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। ठीक है। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें जो आपके ऑटिज्म बच्चे हैं इनको भागों में बांटा गया। जैसे आपका चाइल्डहुड ऑटिज्म, बाल्यावस्था आत्मकेंद्रिता। ठीक है। आपको पता है कि जो ऑटिज्म है वो 3 वर्ष से पहले प्रकट होती है, यानी कि 3 वर्ष से पहले हमको पता चलता है, 3 वर्ष के बाद ऑटिज्म नहीं होता है। एटिपिकल ऑटिज्म और आपका जो कह सकते हैं कि रिट्स सिंड्रोम या रिट सिंड्रोम जिसको हम लोग बोलते हैं। रिट सिंड्रोम क्या होता है इसको सुन लीजिए। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें केवल जो ज़्यादातर है वो किसमें RETT सिंड्रोम। ठीक है। यह ज़्यादातर लड़कियों में पाई जाती है। ठीक है। यह जीवन के प्रारंभिक विकास या आंशिक या पूर्ण रूप से बोलने, हाथ के उपयोग करने, सूक्ष्मगामक कौशल, सिर के विकास में जो कमी, तो इन चीजों को दिखाती है। इसके बाद में एस्पर्गर सिंड्रोम। इसमें भी आपको चीज़ों को जो बच्चे की गुणवत्ता है, जो असमानताएं हैं, विशेषताएं हैं, बच्चे की दोहराव है, इससे संबंधित होता है आपका। एक फुल फॉर्म है आपकी ICF, यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। यह भी एक प्रकार की आपकी चेकलिस्ट है, और किसके लिए? तो आपको होगे सर ऑटिज्म बच्चों के लिए। यह भी जो आपके ऑटिज्म बच्चे हैं उनकी वर्तमान स्थिति और उससे जो समूह है उसको संदर्भित करता है। अब हम सीधे बात करते हैं आपके एक और फुल फॉर्म है आपकी MCHAT, यानी कि मॉडिफाइंग चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडर्स। तो ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ISAA इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, दोनों फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही पढ़ाई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब आपके लिए आने वाला है जो भी असेसमेंट टूल्स हैं, चाहे वो आपका MDPS हो, चाहे वो आपका बेसिक MR हो, चाहे आपका उपनयन हो, चाहे आपका पोर्टाज हो, चाहे वो आपका आरंभ हो। अब हम इस पर बात करने वाले हैं। ISAA फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। ठीक है। जिसमें जो है आकलन करने के जो तरीके बताए गए वो लगभग 6 बताए गए, जिसमें सामाजिक संबंध बच्चे का जिसमें 9 प्रश्न होते हैं, भावात्मक जवाबदेही जिसमें 5 प्रश्न होते हैं,
और आपका कह सकते हैं कि भाषण या भाषा व संचार, उसमें भी 9 प्रश्न होते हैं। व्यवहारिक पैटर्न, इसमें भी 7 प्रश्न होते हैं। संवेदी, इसमें भी आपके सेंसरी जो होते हैं उसमें 6 प्रश्न होते हैं। और संज्ञानात्मक घटक, इसमें 4 प्रश्न होते हैं। स्कोरिंग, अगर 1 नंबर देना है तो 20 से कम होगा। 2 स्कोर 2 में करना है तो 20 से 40 के बीच में होगा बच्चे का। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 3 नंबर देना है तो बार बार बच्चा क्रियाओं को दोहरा रहा है तब देंगे। अधिकतर क्रियाएं कर रहा है तो 61 से 80 के बीच में, और हमेशा क्रिया को कर रहा है तो 81 से 100 के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा। और आपने माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड आपने पढ़ रखा है, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है आईक्यू के बारे में, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड मैंने शुरुआत से लेकर के इतनी बार आपको पढ़ा दिया है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधे हम बात करते हैं आपके असेसमेंट टूल्स, या एक और फुल फॉर्म है आपकी CARS की, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ठीक है, एडिशन 2, ये भी आपका एक असेसमेंट टूल ही है। सीखने की शैलियाँ, बच्चे को किस प्रकार से हम लोग सिखाएंगे, इसके बारे में कल भी आपसे चर्चा की थी। बच्चे को वही बच्चा दृश्य, श्रव्य, VAKT मैंने आपको बताया था, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, यही आपको लिखना है बार बार। अगर आपसे सीखने के बारे में कह रहा है कि बच्चे को कैसे हम बहुत ही अच्छे से सिखा सकते हैं। ADHD, ऑटिज्म, सॉरी दोस्तों, आपका ADHD का फुल फॉर्म हो सकता है आपसे पूछ दे। ठीक है, तो आपको ADHD का फुल फॉर्म लिखना है। ADHD फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है इसका। ठीक है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी होता है, इतना याद रखें, हाइपर एक्टिव ना लिखिएगा, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो हाइपर एक्टिव ही मुंह से निकल जाता है। तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, और ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है ADHD। सीधे हम बात कर लेते हैं अब आपका क्या कहते हैं आपके असेसमेंट टूल्स पर, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो बाकी आपने मिर्की के बारे में पढ़ा होगा, ADHD के बारे में भी पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आकलन मैं आपको बता चुका हूँ, और मूल्यांकन के बारे में भी आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ। ID बच्चों के बारे में आपको पता है, आपने शुरुआत से लेकर के अभी तक ID बच्चों के बारे में पढ़ा, आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ करके फिर जाइएगा। ठीक है, किस प्रकार से बौद्धिक अक्षम बच्चे जो हैं छात्र, उसका मूल्यांकन और उनका महत्व होगा, जिसमें हम देखते हैं बच्चे का सूक्ष्मगामक कौशल, स्थूलगामक कौशल, बच्चे का हाथ और आंख और हाथ का समन्वय, यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चों को अक्षरों की पहचान, संख्याओं की पहचान, बच्चों को रंगों की पहचान, आकृतियों की पहचान, इन सभी चीज़ों पर जहाँ पर बात की जाती है। उपनयन, अब हम बात करते हैं सारे आपके असेसमेंट टूल्स की। ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आपका उपनयन, UPN, सॉरी UPANAYAN, उपनयन इंपॉर्टेंट टूल है आपका, जिसमें आपको 5 कौशल देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक कौशल में आपको 50-50 क्वेश्चंस लगभग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 5 कौशल यानी कि 50-50 क्वेश्चन, यानी कि 250 कौशल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात कर लें, ये भी आपका एक असेसमेंट, जो आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनके असेसमेंट के लिए ये जो टूल है उपनयन, ये जरूरी होता है। और 5 कौशल आपके कौन कौन से होते हैं? एक आपका मोटर कौशल, जिसमें आपका सूक्ष्मगामक और स्थूलगामक दोनों आ जाएंगे। स्वयं सहायता कौशल, इसके बाद में भाषा कौशल, इसके बाद में जो आपका सामाजिक कौशल और आपका व्यक्तिगत कौशल। ये आपके 5 कौशल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रत्येक कौशल में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल आपके 250 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है,
फॉर्मेट कैसे बनाएंगे हम इसका, और हाँ ये आपका 0 से 6 वर्ष के जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी ये होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मेट जो भी डोमेन होगा, जो भी कार्ड होगा, उसके लिए हम रंगीन जो कार्ड होंगे, जो रंगीन चीज़ें होंगी उसका प्रयोग करेंगे और उसे हम ए से दर्शाएंगे। अगर बच्चा कार्य को नहीं अगर बच्चा गतिविधि को कर लेता है तो हम ए से दर्शाते हैं, और अगर बच्चा गतिविधि को नहीं कर पाता है तो हम उस चिन्ह को बी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में हम बात करते हैं आरंभ की। आरंभ की बात करते हैं, ये भी आपका एक असेसमेंट टूल है जो कि आपका है बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए आरंभ। ठीक है, ARAMBH आरंभ। आरंभ यानी कि कहाँ पर, तो कहोगे भैया NIMH में इसका विकास किया गया आरंभ का आपका। इसलिए आपका वैसे तो देखने को मिलता है आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, और इसमें आपको 280 कार्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें से कैलेंडर से संबंधित, गतिविधि कार्ड से संबंधित, किट संबंधी, नीति निर्माण पुस्तिका और शिक्षक पुस्तिका, ये आपको देखने को मिलता है इस आरंभ टूल में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं पोर्टाज मॉडल की। पोर्टाज गाइड या पोर्टाज मॉडल हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर हम पोर्टाज गाइड लिख लेते हैं, या पोर्टाज मॉडल भी लिख लोगे तब भी कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है। पोर्टाज मॉडल भैया SM ब्लूम, किसके द्वारा, SM ब्लूम के द्वारा, CH फ्रॉमेन और GS हिलगार्ड के द्वारा ये जो था वो दिया गया था, जिसका भारतीय परिवेश में हिंदी अनुवाद किया गया। और यह एक प्रकार का आपका ग्रह आधारित प्रशिक्षण का जो है यंत्र है या तंत्र है। जो अभिभावक हैं वो बच्चे को सहायता, गामक क्रियाएं, भाषा और सामाजिकरण, इन चीज़ों से संबंधित ये होता है। बच्चा स्वयं सहायता इनसे, और गामक क्रियाएं बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक चीज़ें, और भाषा और सामाजिक चीज़ों से संबंधित होता है। इसके प्रारूप में बच्चे का आकलन किया जाता है और उसके बाद में जो भी चीज़ें उसको आवश्यक हैं वो दी जाती हैं। तो ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट था जो कि आपको बता दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं भैया कि आखिरकार बेसिक MR क्या होता है, MDPS क्या होता है, FSCP क्या होता है, कैसे हम चीज़ों को परिवर्तित करते हैं, यानी कि किसने किसने इनका विकास किया और कब इसका विकास किया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके MDPS की, यानी कि मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, थोड़ा इसको हम रब कर लेते हैं और बात करते हैं MDPS की। अगर भैया स्पीड धीमे लग रही हो तो वीडियो को 2x पर या 1.5x पर कर लिया कीजिए, तो आपको सही से समझ में आ जाया करेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं MDPS, फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये जो था इसको निर्मित किया गया किसके द्वारा, आप कहोगे सर प्रोफेसर जयचंद्रन के द्वारा, प्रोफेसर जयचंद्रन के द्वारा। साथ ही साथ विमला और कुमार ने इनको, ये 3 लोग सहयोगी थे, इन्होंने इसको विकसित किया था। ये एक प्रकार का आपका, मैंने आपको बताया था, CRT यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे का हम व्यक्तिगत आकलन करते हैं और कार्य योजना का निर्माण करते हैं। इसमें कुल आपको 18 क्षेत्र मिलेंगे, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं,
इसमें कुल आपको 18 क्षेत्र मिलेंगे और प्रत्येक क्षेत्र में आपको 20-20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि 360 प्रश्न आपको इस असेसमेंट टूल में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका सूक्ष्म गामक क्रिया, स्थूल गामक क्रिया, खाने की संबंधित क्रियाएं, कपड़े से संबंधित, और उसके बाद में श्रृंगार, उसके बाद में शौच संबंधित क्रियाएं, और उसके बाद में ग्रहणशीलता, जकलाने वाली भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, पढ़ना लिखना, अंक संख्या, समय, घरेलू चीज़ें और रुपए पैसे आपके, सामुदायिक अंतःक्रिया, फुर्सत के कार्य और व्यवसायिक कार्य, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपके इस MDPS के टूल में। ठीक है, इसके बाद में अगर बच्चा स्वयं से चीज़ों को कर लेता है तो हम A देते हैं, अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो हम उसको B देते हैं, और फॉर्मेट पर A को हम नीले से रंगते हैं और B को हम लाल से रंगते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें आपका, तो भैया बात आती है बेसिक MR की। ठीक है, आप सभी को पता होगा बेसिक MR का फुल फॉर्म, तो आप कहोगे सर बेसिक MR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ये होता है आपका बेसिक MR का फुल फॉर्म। ठीक है, तो बेसिक MR आप कहोगे सर बेसिक MR जो था उसमें आपको 7 क्षेत्र देखने को मिलते थे। विकास कब किया गया, तो कहोगे सर 1991 सत्र जो था 1992 में इसका विकास किया गया। कहाँ पर किया गया, तो कहोगे NIMH में किया गया। ये कहाँ है, तो कहोगे सर ये सिकंदराबाद में है। इसका नया नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको पता भी है, मैंने आपको बताया भी है, आप लोग तैयार भी कर चुके हैं। अच्छा, किसने विकसित किया, तो भैया रीता पेशावरिया जी ने विकसित किया। रीता पेशावरिया और S वेंकटेशन, इन्होंने भैया इसका विकास किया। कितना, 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, इसका विकास 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें हम 2 भागों में इसको बांटा, बेसिक MR पार्ट A, बेसिक MR पार्ट B। बेसिक MR पार्ट A में हम कौशल व्यवहारों को देखते हैं और बेसिक MR पार्ट B में हम समस्या व्यवहारों को देखते हैं। जो कौशल व्यवहार हैं वो आपके 7 भागों में बांटे गए, जिसमें आपका गामक कौशल, और जो 7 भागों में बांटा गया, पहले आप थोड़ा देख लीजिए, इसमें 280 कौशल होते हैं। 280 कौशल यानी कि 7 चौक 48, एक भाग में आपके 40 क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आपके 280 प्रश्न हो जाएंगे, कौशल हो जाएंगे। वो 7 भाग कौन कौन से, तो आप कहोगे सर गामक कौशल, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, भाषा, पढ़ना लिखना एक में ही रहेगा, संख्या समय एक में रहेगा, घरेलू सामाजिक एक में रहेगा, और पूर्व व्यवसायिक पैसा एक में आपका रहेगा। अगर हम पार्ट B में बात करें तो आप कहोगे समस्या व्यवहार। समस्या व्यवहार, बच्चा चिड़चिड़ापन प्रदर्शित कर रहा है, बच्चा भय प्रदर्शित कर रहा है, सामाजिक व्यवहार बच्चा प्रदर्शित कर रहा है, अतिचंचलता प्रदर्शित कर रहा है, विद्रोही व्यवहार कर रहा है, अनोखा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, उग्र और विनाशकारी व्यवहार कर रहा है, तो ये आपका पार्ट B में जाएगा। ठीक है, हम इसके अगर स्कोरिंग की बात कर लें, बच्चा अगर आत्मनिर्भर है तो हम बच्चे को 5 अंक देते हैं। बच्चा अगर संकेतों के माध्यम से चीज़ों को कर रहा है तो 4 अंक देते हैं। बच्चा अगर शाब्दिक सहायता से चीज़ों को कर रहा है तो हम उसको 3 अंक देते हैं। शारीरिक सहायता 2 अंक, और पूर्णता निर्भर है तो 0, और बच्चे पर अगर वो चीज़ें लागू नहीं होती हैं तो हम बच्चे को अगर पूर्णता निर्भर है तो 1 अंक, और लागू नहीं होती हैं तो हम बच्चे को 0 अंक देते हैं। और अगर पार्ट B की बात कर लें, बच्चा अगर समस्या व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है तो उसको हम N से लिखते हैं या 0 अंक देते हैं। बच्चा अगर कभी कभी प्रदर्शित करता है तो 1 अंक देते हैं, और बहुत बार प्रदर्शित करता है तो 2 अंक देते हैं। ठीक है, इतना आपको याद करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्लैड की। किसकी, GLAD, इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, पेपर में आ चुकी है, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। इसका थोड़ा हम देख लेते हैं, ग्लैड को, इसको थोड़ा हम रब कर लेते हैं, या इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ग्लैड को हम देख लेते हैं, GLAD, ग्लैड। तो ग्लैड के बारे में अगर हम देखते हैं तो आपको पता है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। विकास
डॉक्टर जयंती नारायण। डॉक्टर जयंती नारायण कहाँ? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, NIMH जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका कक्षा 1 से 4 तक के समस्याग्रस्त बालकों के लिए होता है, जिसमें अंग्रेजी हिंदी विषय शामिल किए जाते हैं और गणित, अंग्रेजी हिंदी और गणित विषय शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम FACP पर बात कर लेते हैं। FACP यानी कि फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, FACP। तो आप कहोगे भैया FACP जो है उससे हम बच्चे की कक्षा का निर्धारण करते हैं, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, हम सीधे यहाँ पर आपके लिए पूरा एक चार्ट बना दे रहे हैं FACP का, आप लोग तुरंत जान जाएंगे। ठीक है, FACP में आपके 5 कौशल देखने को मिलते हैं: व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजनात्मक। ठीक है, 5 क्षेत्रों में इसको बांटा गया। अगर बच्चा शारीरिक सहायता उसको देनी है, शारीरिक यानी कि फिजिकल PP लिखेंगे, वर्बल यानी कि बोलकर तो VP लिखेंगे। अगर हम बच्चे को सांकेतिक दे रहे हैं तो GP लिखेंगे, कि जेस्चर प्रॉम्प्ट। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, अगर नॉट अप्लीकेबल नहीं है, बच्चे पर लागू नहीं होता है, तो नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे, NA लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो सारणी बनती है, जो कह सकते हैं कि प्री प्राइमरी का जो बच्चा होगा उसकी एज कितनी रहेगी, तो कहोगे सर 3 से 6 साल। अगर बच्चा 80% को अचीव कर रहा है तो बच्चा जाएगा प्राथमिक में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे की आयु 7 से 10 वर्ष रहेगी। अगर बच्चा फिर 80% अचीव कर रहा है गोल अपना, तो जाएगा बच्चा सेकेंडरी में, जहाँ पर बच्चे की जो आयु रहेगी 11 से 14 वर्ष रहेगी। उसके बाद में बच्चा जाएगा आपका प्री वोकेशनल में, अगर 80% अचीव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 से 18 वर्ष रहेगी। अगर उसके बाद में बच्चा वोकेशनल में जाएगा, यानी कि रोजगार में जाएगा। हाँ, अब ध्यान देने योग्य बात, अगर 80% बच्चा अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको हम लाएंगे आपके प्राइमरी सेकंड में। एज क्या रहेगी? 9 से 14 वर्ष की, अगर नहीं कर पाता है 80% अपने गोल को अचीव। ठीक है, अगर कर लेता है तो उसको हम यहाँ पर सेकेंडरी में ले आएंगे, और अगर फिर भी नहीं कर पाता है बच्चा, तो उसको हम प्री वोकेशनल में सीधे ले आएंगे, जिसकी आयु रहेगी 15 से 18 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में हम बच्चे को रोजगार के लिए प्रेरित कर देंगे, रोजगार के लिए बना देंगे। भैया जो ये FACP था इसका भी विकास जो था वो जयंती नारायण ने किया था, जो सिकंदराबाद NIMH में इसका विकास किया गया था। ठीक है, तो ये आपका, अगर हाँ इसको मैंने आपको मूल्यांकन के भी बारे में बता दिया कि PP देंगे, VP देंगे, GP देंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉम्प्ट और वर्बल प्रॉम्प्ट और आपका जेस्चर प्रॉम्प्ट। ठीक है, अगर बच्चा स्वतंत्रतापूर्वक चीज़ों को कर लेता है तो हम उसको प्लस और माइनस भी दे सकते हैं। इसके बाद में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपका यूनिट 5 में अगर हम बात कर लें तो आप यूनिट 5 में चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, 5.2 को और आपका 5.5। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ भी ली होगी, मैंने आपको बताई भी थी। थोड़ा 5.5 को पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इसी के साथ में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो भैया शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।